हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बड़े अच्छे होंगे। मैं शिवा सर आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार से फिर स्वागत करता हूं। और आज के इस मजेदार वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं नरेशन का वन शॉट। नरेशन का वन शॉट का मतलब क्या हुआ है कि पूरा का पूरा नरेशन, दैट मीन्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, जो कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसको हम लोग एक ही वीडियो में हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को करते हुए कंप्लीट करेंगे। चलिए, यहाँ पर जैसा कि आप लोग थंबनेल और मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है कि क्लास 10th और नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वन शॉट। ठीक है, तो ये जो चीजें दिया गया है इसमें क्या क्या है, पूरा बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ में हर एक कंसेप्ट की ओर भी देखेंगे और क्या होने वाला इंपॉर्टेंट और किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये भी इन चीजों में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम पहुंचते हैं कि हमें आखिर में टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिन्हें डिस्कस करना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजों को देख सकते हो, लिखा होगा कि टॉपिक टू बी डिस्कस्ड, यानी ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले देखिए इसका यहाँ पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, यानी हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेंगे। किससे इंट्रोडक्शन लेंगे? नरेशन से, यानी नरेशन क्या होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे ही इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपने दूसरे पॉइंट पर, दैट इज कन्वर्जन। ठीक है ना, कन्वर्जन टू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कैसे इसको बदलेंगे, चेंज कैसे करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा रूल फॉर द चेंज, टेंस, प्रोनाउन और साथ साथ में क्या है, अदर चेंज। यानी अगर आपको नरेशन आपने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आप इतना जानते हो कि पूरा का पूरा नरेशन में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला होगा वो होता है चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन, और बाकी जो अदर चेंजेज होते हैं, अदर चेंजेज बहुत स्मॉल स्मॉल और बेसिक चीजें हैं जिन्हें हमें काफी बारीकी तरीके से, सही तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यानी अगर आप थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में जानते होंगे कि सेंटेंस जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, तो उसमें हम लोग सेंटेंस के जब प्रकार पढ़ते हैं तो उसमें से पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव पढ़ते हैं, उसके बाद आप लोग इंपरेटिव, उसके बाद में एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव वगैरह पढ़ते हैं। तो इन सभी सेंटेंसेस को हमें, सभी प्रकार के सेंटेंसेस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होता है। उसके बारे में यानी सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला मैंने क्या लिखा था असर्टिव सेंटेंस के लिए, दूसरा वहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है जी, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव के साथ, सॉरी, असर्टिव के साथ साथ में आपको इंटरोगेटिव भी बदलना है, और साथ साथ में यहाँ पर इंपरेटिव, इंपरेटिव के बाद में हमने यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट में कंसिडर किया हुआ है वो है एक्सक्लेमेटरी। तो यह सभी प्रकार के जो सेंटेंस है, इन सभी प्रकार के सेंटेंस में हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। तो बस आप वीडियो में कंटिन्यूअसली बने रहिएगा और अंत तक के देख के जाइए। कुछ नहीं सीख पाए तो फिर बताइएगा। यहाँ पर पूरा का पूरा प्रयास रहेगा आपको प्योर कंटेंट देने की हमारी, और यह ऑथेंटिसिटी के साथ में जो भी चीजें डिलीवर करी जा रही हैं आपको अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट पे क्या चीजें लिखा हुआ है, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ा सा आप ध्यान से और सही चीजों को पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है कि द वर्ड्स स्पोकन बाय अ पर्सन कैन बी रिपोर्टेड इन टू वेज। यानी यदि कोई शब्द होता है, कोई वाक्य होता है, अगर हम, जैसे मान लीजिए मैं एक इंसान हूं और किसी एक अन्य इंसान से बोल रहा हूं, तो मेरी बातों को दो तरीके से रिपोर्ट किया जा सकता है, उसको कोट किया जा सकता है। पहला जो होता है उसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा जो होता है उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी थोड़ा सा अगर हम अपने भाषा में समझने का प्रयास करें तो एक होता है कि बातों का ज्यों का त्यों कह देना, और एक होता है बातों को घुमा फिरा के कहना। इस स्लाइड में पीछे लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा अपने तरीके से एक्सप्लेन करता हूं हिंदी लैंग्वेज में, कि अगर वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कह दिया जाए तो वह क्या हो जाएगा, डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अब समझो बात को, वक्ता मैंने बोला है, वक्ता दैट इज कॉल्ड स्पीकर,
यानी जो बोलता है उसका क्या, उसको क्या बोलते हैं, वक्ता होता है। जो सुनने वाला होता है दैट इज लिसनर, यानी श्रोता होता है। तो वक्ता के द्वारा जो कहा गया कथन है, यानी जैसे उसने कहा, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई एक इंसान है, एक मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक इंसान है और वो खड़ा है, वो बोल रहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो मैंने उसकी बात को सुना और उसकी बात को सुनकर और आपसे कह दिया कि रवि ने बोला है, चाहे महेश ने बोला है कि मैं एक अच्छा लड़का है, मैं एक अच्छा लड़का हूं। यानी मैंने, उसने जो बात बोली मैंने उसी बात को आपके समक्ष प्रस्तुत किया उसी के लैंग्वेज में। यह जो तरीका होता है रिपोर्ट करने का, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर यहीं पर मैं ऐसा बोलूंगा कि महेश ने कहा है कि वह एक अच्छा लड़का है, तो मैंने मैं की जगह पर वह यूज किया, तो इसको मैं कहूंगा यह जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है जी, चलिए यहां पर समझते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, लिखा है कि व्हेन वी कोट द एग्जैक्ट वर्ड्स, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एग्जैक्ट वर्ड, यानी जो कहते हो, जो मैंने बोला वही उसने भी बोल दिया, यानी जो उसने बोला उसने दूसरे को बता दी। ठीक है, जो कहते हो बोल दिया। स्पोकन बाय अ पर्सन विद इन इन्वर्टेड कामास विदाउट एनी चेंज कैन वी कॉल इट डायरेक्ट स्पीच। यानी सारा रूल्स लिखा हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी शब्द, ऐसे शब्द को कोट करते हैं जो कि स्पीकर बोला होता है, यानी जो उसने बोला उसी को हमने उसी के लैंग्वेज में ही कोट कर दिया, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल में क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है सोहन सेड टू मोहन। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी सोहन ने मोहन से कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी यहाँ पर अगर आई को चेंज किया जाएगा तब वो क्या होगा, इनडायरेक्ट में होगा। अन्यथा अगर आई, सोहन ने मोहन से आई को आई कहा तो आई रहने दिया जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। समझ में आ रहा है? तो अभी तक उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या पॉइंट्स मैंने ऐड करा हुआ है देखते हैं। लिखा हुआ है द एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर बोल दिया, स्पीकर बाय मेकिंग नेसेसरी, ठीक है, चेंजेस टू इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। यानी जरूरत के हिसाब से, जरूरत के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए, अगर वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों न कहकर कुछ उसमें परिवर्तन करके हम बोल देते हैं, वही इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। समझ में आ गया होगा? चलिए यहाँ पर फॉर एग्जांपल में यहाँ देखते हैं हम लोग कि सोहन टोल्ड टू मोहन दैट ही वाज गोइंग टू स्कूल। यानी अब इसी का है, सोहन सेड टू मोहन, तो सोहन टोल्ड मोहन हो गया। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, सोहन टोल्ड मोहन होना चाहिए, टू गलती से आ गया। ठीक है, ठीक है, सोहन टोल्ड मोहन दैट। अब देखिए यहाँ पर आई जो लगा हुआ था, इसको मैंने यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर दिया है, ही में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कन्वर्जन कैसे हो रहा है, कैसे मैंने सेड को टोल्ड कर दिया, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाले समय में सारा चीज बताया जाएगा। अभी आप केवल इतना समझो कि हम चेंज कर रहे हैं। अगर विदाउट चेंज बोलेंगे तो डायरेक्ट होगा, और चेंज करके बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आई को मैंने क्या करा है, ही में कन्वर्ट करा है, तो ही यहाँ पर मैंने टेंस चेंज करा तो वॉज हो गया, यानी इज एम गोइंग था तो इसको वॉज गोइंग में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद में स्कूल लिख दिया, यानी यहाँ पर कहानी हो जाती है खत्म। तो खत्म होने के कैटेगरी में यहाँ पर हम ये चीज समझ चुके हैं कि अगर वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कह देंगे वह डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। अगर वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों न कहकर अपनी भाषा में प्रस्तुत करना, उसमें जो जरूरी और आवश्यक परिवर्तन है उस परिवर्तन को करते हुए करेंगे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाएगा। दैट्स इट। उम्मीद करता हूं अभी तक चीजों को आप कैच कर पा रहे होंगे, चमक गया होगा कंसेप्ट अभी तक। चलिए अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुछ यहाँ पर अच्छी लाइनें दैट वी हैव टू नोटिस हियर कि रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट डायरेक्ट स्पीच। यानी डायरेक्ट स्पीच के बारे में कुछ पॉइंट्स है जिन्हें आपने रिमेंबर करना है, जिन्हें आपने याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए। पहला क्या है, लिखा हुआ कि द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर आर पुट द विद इन इन्वर्टेड कामा। जो एक्चुअल वर्ड स्पीकर बोलता है, यानी जैसे समझ रहे हो, जैसे मान लो यहाँ पर एक थोड़ा सा अपना इमेजिनेशन पावर रखिए। आप कहीं ना कहीं अगर साइंस के स्टूडेंट होंगे तो आप इमेजिनेशन पावर आपको रखना पड़ेगा। लेट्स कंसीडर कि मेरे सामने, मेरे साथ में कोई इंसान खड़ा है, मुझसे बोल रहा है कि सर मैं हिंदी पढ़ने में काफी ज्यादा कमजोर हूं। अगर
मैं हिंदी पढ़ने में काफी ज्यादा कमजोर हूं, कौन बोला? यहाँ पर कोई एक रामलाल वाला इंसान है, रामलाल है बेचारा, ये ऐसा बोला। तो मैंने इसके वर्ड को जो ये बोल रहा कि मैं हिंदी पढ़ने में कमजोर हूं, इसको हमेशा आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर रखना है, बस इसमें यही चीज लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि रिपोर्टेड स्पीच इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब बाय अ कॉमा, ठीक है ना। यानी वही चीज है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अभी आगे आके पता चल जाएगा। इसमें अलग किया जाता है किसके द्वारा? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू में, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि द फर्स्ट वर्ड ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर, यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो पहला अक्षर स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? हमेशा हमेशा कैपिटल लेटर से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसमें भी और कुछ चीजें लिखा हुआ है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में रिमेंबर करने वाली पॉइंट्स है। अभी आप देख पा रहे थे कि कुछ ऐसे पॉइंट थे जिन्हें आप जिसके विषय में, यानी आप डायरेक्ट स्पीच के विषय में आपको कुछ याद रखना था, और इस वाले में देख पा रहे होंगे ये कौन सा स्पीच है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा क्या क्या पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं जिन्हें आपको याद रखना है, उनको हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला लिखा है कि नो इन्वर्टेड कामास आर यूज्ड, यानी आपको इन्वर्टेड कामा अगर यूज कहीं मिला तो आपने बस एक दिमाग में, आपके दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि यह क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। अगर इन्वर्टेड कामा नहीं है तो वो क्या होगा? इनडायरेक्ट स्पीच होगा। तो पहला पॉइंट हो गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्टेड कामा नहीं आएगा। तो कुछ बच्चे ऐसा होता है ना, बेसिक गलती ये करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर दी और एंड में जाके इन्वर्टेड कामा में उसको क्लोज कर दे रहे हो, ये बाबू गलत हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पर। यहाँ पर देख लो कि द कॉमास सेपरेटिंग फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच इज रिमूव्ड, ठीक है ना। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को जिस कामा से अलग अलग किया जाता था, ऐसा दिखाया जाता था कि दो अलग अलग चीजों को हम कंपाइल करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी कामास को और इन्वर्टेड कामा को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, खत्म कर देंगे। दैट्स ग्रेट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ द रिपोर्टेड स्पीच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय सम कंजक्शंस दैट इफ वेदर व्हाट व्हाई एटसेट्रा, ठीक है। यानी कहा जाता है कि जो इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाता है उसकी जगह पर कुछ आपको कंजक्शंस ऐड करने होते हैं। उन कंजक्शंस में सबसे पहला कंजक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं, चाहे पाते हैं, जैसा कि दैट हो गया। जब आप इंटरोगेटिव में इंटर करोगे उसके लिए आपको इफ या वेदर का यूज करना होगा, टू का यूज करना होगा। आपने व्हाट वाई यानी कुछ जो हमारे WH टाइप के कैटेगरी के वर्ड होते हैं उनका भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आते हैं और आगे इसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड, ठीक है ना। यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। टेंस जो चेंज होता है वो क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का होता है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द रिपोर्टिंग वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सेंसेस, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग तर्क के अनुसार या अलग अलग डिपेंड करता है कि सेंटेंस का सेंस किस प्रकार से है। यानी मान लीजिए किसी सेंटेंस में असर्टिव भाव आ रहा है कि वो इसमें इंटरोगेटिव का भाव आ रहा है कि वह इंपेरेटिव वाला भाव आ रहा है, उसके अनुसार चेंज होता है। तो यानी किसी के लिए आप कह सकते हैं कि एक रूल से या एक स्पेसिफिक रूल से आप पूरा नरेशन को आप कंप्लीट नहीं कर सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर यह चीजें आपको समझना पड़ेगा। तो आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग, आगे देखने के कैटेगरी में यहाँ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको कैसे कन्वर्ट किया जाता है यह समझिए, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर चेंज ऑफ टेंसेस। देख लो, सबसे पहले समझ लेना कि आपने सबसे पहला जो चेंज रखना है किस में रखना है? टेंस में रखना है। टेंस चेंज जैसे ही खत्म हो जाता है, टेंस चेंज होने के बाद में आपको चेंज करना है सेकेंड चीज, और उसका नाम होता है क्या? प्रोनाउन, ठीक है ना। तो टेंस और प्रोनाउन में चेंज होना चाहिए। उसके बाद बाकी छोटे छोटे और जो है वो चेंजेस करने पड़ेंगे हमें, जिनको हम लोग बारी बारी से देखते रहते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर देख पा रहे थे, हाँ, इसके पीछे एक पॉइंट था, उस पॉइंट को मैं थोड़ा सा फिर से एक बार आपको रिमाइंड करवाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है कि द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज, ठीक है।
सवाल ये पैदा होता है ना कि रिपोर्टिंग वर्ब आखिर में होता क्या है, या रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि आप इस वाले स्लाइड पर एग्जांपल देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ही सेज मोहन किल्स अ स्नेक। ठीक है, तो आपको देख पा रहे होंगे कामा के बाहर कुछ भाग है, कामा के बाहर इधर का भाग है और इधर का भाग किधर है, इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। बात समझ में आ रही होगी। और जो कामा के अंदर वाला भाग होता है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो आपको एकदम दिमाग में बिठा के रखना है, रिपोर्टेड स्पीच यानी कामा के अंदर वाला भाग, रिपोर्टिंग वर्ब कामा के बाहर वाला भाग। ठीक है, चलिए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर कैसे कैसे चेंज होता है, यानी बेसिक चेंज क्या है। बेसिक चेंज में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रूल फर्स्ट जो लिखा हुआ है, लिखा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंसेज, ठीक है ना, यानी टेंस इन द करेक्शन, चलिए ठीक है, द टेंस ऑफ द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, देखो लिखा तो बहुत कुछ है, सीधा सीधा हम समझा दे रहे हैं कि यहाँ पर अगर आपको इसमें रिपोर्टिंग वर्ब में यानी इस वाले पार्ट में आपको दिख जाए प्रेजेंट टेंस या दिख जाए फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस अगर आपको किसी भी कंडीशन में दिखता है तो आपके दिमाग में एक चीज फिट होनी चाहिए कि आपको कभी भी वहां पर चेंज नहीं करना है। ठीक है ना, यानी इसके टेंस में, यानी इधर जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें तो परिवर्तन नहीं होता है लेकिन इसके भी टेंस में कभी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, डायरेक्ट में क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट में लिखा हुआ है ही सेज मोहन किल्स अ स्नेक। यस ए वाई यस, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ा रहता है तो वो कौन सा होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यानी सिंपल प्रेजेंट होता है। इसमें आप चेक करो, इसमें क्या लिखा हुआ है, ही सेज, तो ही सेज को ही सेज ही रहने दिया। उसके बाद में यहाँ क्या लिख दिया, दैट। अब कामा, इन्वर्टेड कामा को जब हटाओगे तो एज अ कंजक्शन आपको यूज करना पड़ता है क्या, दैट। तो ही सेज दैट मोहन किल्स अ स्नेक। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या देखा, सिंपली आपने यह देखा कि जब यह प्रेजेंट टेंस में है तो इसके भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, यानी जैसे था, यानी यहाँ पर किल्स दिख रहा है, यहाँ पर भी किल्स दिख रहा है, दोनों क्या है, सेम सेम है। ठीक है जी, चलिए वैसे ही इसमें भी देखते हैं। इसमें क्या देखना है कि अगर विल से लगा हुआ है, विल से होने का मतलब क्या है कि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है, फ्यूचर टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में है तो वह भी चेंज नहीं होता है, यानी आप चेक करिए, ही विल से वैसे का वैसे ही है, वो तो रहना ही है। कामा, इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगाओ और पूरा का पूरा वैसे क्या कर दिया हमने, छाप दिया। लिखा है ना यहाँ पे जो भी चीजें लिखा हुआ था कि जैसे उसमें था वैसे इसमें भी मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। अब यहाँ पर दूसरे रूल में, दूसरा रूल क्या कहता है आपको नरेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ समझिए। लिखा हुआ है जो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में देखिए लिखा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द वर्ब, ठीक है, इन द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इनटू द करस्पॉन्डेंस पास्ट टेंस। ठीक है ना, यानी अगर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसका जो टेंस है वो कैसा हो जाए, किसमें रहे, पास्ट टेंस में रहे। अगर पास्ट टेंस में रहता है तो उस जो बाकी रिपोर्टेड स्पीच है उसके टेंस में परिवर्तन होगा, और कैसे होगा, इन नियमों के अनुसार होगा, यानी इसके अनुसार होगा। यानी आप समझिए कैसे होगा। यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिंपल पास्ट में, यानी आपको सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है ना, यानी यहाँ पर आप एग्जाम्पल से भी यहाँ पर दिखाया गया है और यहाँ पर चीजों को समझ सकते हैं कि देखिए लिखा हुआ है आई नेवर ईट मीट। ठीक है, ही एक्सप्लेन्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही एक्सप्लेन्ड दैट ही नेवर एट मीट। ठीक है ना, यानी यहाँ पर चेंज हुआ है, यहाँ पर ईट लगा हुआ है, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है क्या, जैसे आई है ना, तो आई को यहाँ पर हम लोग प्लूरल कंसिडर कर रहे हैं तो आई के साथ में क्या लगता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज किया जाता है। और इसमें वहीं पे देखेंगे तो आई को मैंने क्या कर दिया, ही में कन्वर्ट कर दिया है, और यहाँ पर क्या हो गया, नेवर, और ये जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था वो क्या हो गया, अब ईट की जगह पर एट हो गया, यानी सेकंड फॉर्म में आ गया। वहीं पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आप देख पा रहे होंगे कि जो चेंज होता है वो किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। जैसे इसमें भी एग्जांपल देख पा रहे हैं कि आई एम वेटिंग फॉर एन, ही सेड। ठीक है, तो ही सेड दैट ही वाज वेटिंग फॉर एन। ठीक है, यानी इसमें भी क्या हो गया,
प्रेजेंट इंडेफिनिट था, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो उसका कन्वर्जन किस में चला गया, पास्ट कंटिन्यूअस में। वहीं पर इसमें देखा जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट अगर है तो किस में कन्वर्जन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर सिंपल पास्ट है, यानी फिर से क्या आ जाए, अभी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट ऐसे आ रहा था। अब यहाँ पर अगर आपको क्या मिल जाता है, क्या मिल जाए, सिंपल पास्ट यानी प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट मिल जाता है, तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पास्ट परफेक्ट में। ये बातें जो है आपको एकदम याद करके रखना है। और जो फ्यूचर वाला जो सेंटेंस उसमें रहता है, फ्यूचर टेंस का बोध होता है, उसके लिए आपको कंडीशनल सेंटेंस का यूज करना पड़ जाएगा। यानी जैसे कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि अगर शैल है तो शुड हो जाएगा, विल है तो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। यहाँ पर ऐसा है, कुछ एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है कि ही सेड आई विल शैल, यानी विल या यूज करो या तो शैल यूज करो, बी इन अ पेरिस ऑन मंडे। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैंने विल को क्या कर दिया, यहाँ पर वुड बना दिया गया है, तो विल का वुड हो जाता है, शैल का क्या हो जाता है, शुड हो जाता है। और भी कुछ कुछ चेंजेस हैं जो कि आगे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। अब नोट पॉइंट में सबसे पहला पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, तो लिखा हुआ कि द फ्यूचर, एक सेकेंड, ठीक है, हाँ, लिखा हुआ है कि द फ्यूचर टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड इन अ कोऑपरेटिवली सिंपल वे, विल इज चेंज्ड इनटू वुड। वही बात जो मैं बता रहा हूं कि विल की किस में परिवर्तन हो जाता है, वुड में हो जाता है। एंड शैल इज विल चेंज्ड इनटू शुड, शैल का किस में परिवर्तन हो जाता है, शुड में। हाँ, एक चीज ध्यान दीजिएगा, मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग आप शैल को भी वुड में कर सकते हो, यानी विल का ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, शैल का प्रेफरेंस इन कंपैरेटिवली विल थोड़ा सा कम कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, अब एक्सेप्शन की बात करते हैं कि इन सभी रूल में कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी अपवाद हैं। अब वो अपवाद क्या क्या होते हैं, एक्सेप्शन क्या क्या होते हैं, चलिए अच्छे तरीके से डिटरमाइन करते हैं। लिखा हुआ है, इफ द रिपोर्टेड स्पीच आर एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ हैबिचुअल फैक्ट इन द वर्ड, क्या लिखा है, हाँ, वर्ड डू नॉट इन डज इन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंसेज दैट वर द रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर यह कंक्लूजन दिख रहा होगा कि अगर आपको कहीं पर किसी सेंटेंस में ऐसा भाव दिख रहा है कि जो कि वो फैक्चुअल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कुछ हैबिचुअल एक्टिविटीज हो, तो वहां पर कोई भी चेंज उसके टेंस में नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि पृथ्वी गोल है, क्या यह एक सार्वभौमिक सत्य नहीं होगा, यह एक सार्वभौमिक सत्य होगा, और इसके केस में हम कभी भी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल होंगे, जैसे मैंने लिखा है आई सेड 2 and 2 makes 4। ठीक है, बात सही है कि 2 और 2 मिलके क्या होते हैं, 4 ही होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। आई सेड, हमने सिंपली क्या किया है, केवल और केवल इन दोनों को कंपाइल करने के लिए कंजक्शन दैट का यूज किया है, यानी कामा इनवर्टेड कामा हटाया और दैट वहां पर लगाया। तो आई सेड दैट 2 and 2 makes 4, यानी यहाँ पर मैंने कोई परिवर्तन कुछ खासा नहीं किया गया है, यानी यहाँ पर सिंपली बताया गया है कि 2 और 2 मिलके क्या होते हैं, 4 होते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है कि ही सेड अंजू, हाँ, अंजू इज अ अट्रैक्टिव गर्ल। ठीक है ना, यानी बातूनी लड़की है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी अगर बोला जाएगा किसी के पर्सपेक्टिव में, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर टू बी फैमिलियर ऐसा पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है कि अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो ऐसा सत्य होगा। मैंने कहा कि ये लड़की क्या है, बहुत ज्यादा बातूनी है, तो हो सकता है कि वो चीजें सत्य हो, इसको ट्रुथ के फैक्ट में माना जाता है, इसको अंदर रखा जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया गया सी सेड दैट अंजू इज अ अट्रैक्टिव गर्ल। ठीक है, कहानी खत्म हो जाती है यहीं तक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। लिखा हुआ है कि रूल्स फॉर चेंज प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन चेंज करने का क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहले पूरे स्लाइड में, 2-3 स्लाइड में भी लिखा हुआ है, पहले उससे पहले आप थोड़ा सा कुछ बेसिक समझिए। बेसिक ये समझना है, थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए। हाँ देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज लिख देता हूं, एक नियम याद कर लीजिएगा, SON। ठीक है, यह किसके लिए है, स्पेशली प्रोनाउन के लिए है, यस हो। यस बोले तो क्या होता है कि अगर कहीं आपको फर्स्ट पर्सन देखने को मिल जाए तो फर्स्ट पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यस फॉर क्या मैं कंसीडर करता हूं, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद में जो सेकंड है वो, यानी जो ओ है वो किसके लिए दिखाया जाता है, सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड का मतलब क्या हुआ कि जो सेकंड पर्सन है वो चेंज होगा किसके अनुसार,
ऑब्जेक्ट के अनुसार, एन फॉर क्या होता है, नो होता है, यानी जो थर्ड पर्सन होता है इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, नो चेंज। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन विल बी नो चेंज। ठीक है, यही चीजों को डिस्क्राइब किया हो गया होगा। यहाँ पर देखिए और समझिए थोड़ा सा कि यहाँ पर जो पहला लिखा हुआ है जो रूल कि प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज इनटू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इन द रिपोर्टिंग, यानी जो फर्स्ट पर्सन है वो किसके अनुसार चेंज हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है। इसमें देखिए सबसे पहला एग्जांपल, आई सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई को आई रहने दिया जाए, सेड को सेड रहने दिया जाए। सेड को आप टोल्ड में कर सकते हो, लेकिन कब करोगे, कब करना ज्यादा बेहतर माना जाता है, जब यहाँ पर कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट कनेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, आई सेड दैट आई वॉज राइटिंग अ लेटर, यानी मैंने आई को चेंज किया। लेकिन अब बात यह है, तो आई जब चेंज होता है तो किसके अनुसार आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे हम लोग थोड़ा सा पर्सन के बारे में भी जान के रखना चाहिए हमको कि आई जो होता है और बी होता है जो फर्स्ट पर्सन होता है, उसके बाद का जो होता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, यानी यू जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे ये सब जो होते हैं, या किसी का नाम जो होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। तो अब जो है आई किसके अनुसार चेंज हुआ है, इस आई के अनुसार चेंज हुआ है, यानी यहाँ पर ये जो आई है यह आई के अनुसार चेंज होगा। तो आई के अनुसार ही जब चेंज हो जाएगा तो वहां पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग से हम कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, यानी आई को हमने आई ही रखना पड़ेगा, अलग से हम कुछ ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें था, उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोग समझ रहे होंगे। आगे यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, जैसे जैसे हम लोग प्रोनाउन चेंज के अंत की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे ही थोड़ा सा चेंजेस और मॉड्यूलेशन देखने को मिलेगा इस पूरे का पूरे स्लाइड में। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कि आई सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, ये वाला आप पूरा समझ गए होंगे। दूसरा देखिए यू सेड, अब यू का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर सेकंड पर्सन आ गया। ठीक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर सेकंड पर्सन आए चाहे कौन पर्सन आए, उससे हमें लेना देना नहीं होता है, हमें देखना कहाँ पर है, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाँ, यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है यू सेड, तो यू बदलेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए ही लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, यू सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आई जो बदलेगा वो किसके अनुसार चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने लिखा कि यू सेड आई एम राइटिंग अ लेटर, तो यू सेड को सेड रहने दे, दैट। अब देखिए आई जो है वह अकॉर्डिंग टू यू बदलेगा, तो यह क्या हो जाएगा, आई का किसमें कन्वर्जन हो जाएगा, यू में ही कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर जो भी चीजें हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर होते रहते हैं। थोड़ा सा एक सेकेंड, हाँ ठीक है, चलिए लगा हुआ है स्लाइड। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हाँ कुछ लोगों के दिमाग में यह चीजें आ रही होंगी कि आखिर में यह जो है कैसे आई को यू में कैसे कन्वर्ट करती है। अगर वो इतना बेसिक्स आप नहीं जानते हो तो थोड़ा सा समस्या है, और थोड़ा सा मैं बता भी देता हूँ इसके लिए। जैसे आप लोग कभी भी पर्सनल प्रोनाउन चार्ट के बारे में जानते होंगे, पढ़े होंगे, कभी ना कभी जरूर ऐसा हुआ होगा, तो उसमें आपको बताया यह जाता है कि अगर आप ध्यान दें तो आपने पढ़ा होगा नॉमिनेटिव केस, ठीक है, पॉसेसिव केस और कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है जी, तो नॉमिनेटिव, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव केस के केस में आप जब देखेंगे तो वहां पर क्या पता चलेगा कि यहाँ पर होता है क्या, आई का जो पॉसेसिव क्या होता है, क्या होता है, माई होता है। फिर यहाँ पर माइन भी होता है, अभी हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे, जितना हमें यूज में लेना है उतना ही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो जाता है, मी हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर यह सिंगुलर के कैटेगरी में लिया जाता है, सिंगुलर के कैटेगरी में। अगर प्लूरल में लिया जाए तो क्या हो जाता है, वी, और क्या होता है, आवर, यहाँ क्या होता है, अस होता है। ठीक है, वी आवर अस हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आगे और हम लोग देखते हैं तो यू होता है, और क्या होता है, योर होता है, और यहाँ क्या होता है,
यू होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान यह देना है कि यदि यहाँ पर आई लिखा हुआ है, यहाँ पर हम ये चीज देख रहे हैं कि अगर आई लिखा हुआ है और उसको किसके अनुसार चेंज करना है, यू के अनुसार, तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो आई यहाँ पे लिखा हुआ है और आई को बदलना कैसे है, यू के अकॉर्डिंग बदलना है ना। तो आप यू चेक कर लो, और यहाँ का जो यू है, यहाँ वाला जो यू है वो किसके अनुसार दिख रहा है आपको, इसमें दिखेगा किसके अनुसार, क्या बोलते हैं, हाँ यहाँ पर यह सब्जेक्ट के तौर पर यानी सब्जेक्टिव केस में है। तो इसका जो यू का सब्जेक्टिव केस यानी आई के अनुसार चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यही होगा। यानी केस का भी ध्यान रखना है, यानी नॉमिनेटिव केस जो होता है उसे सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो यू का जो सब्जेक्टिव, आई का जो सब्जेक्टिव केस है यू के केस में, तो वो क्या होता है, यू ही होता है, यानी कोई भी अलग परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से दूसरा वाला एग्जाम्पल यानी तीसरा वाला एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेड आई एम राइटिंग अ लेटर। तो यहाँ पर आई बदलेगा किसके अनुसार, अब ही के अनुसार। तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यानी यहाँ पर एक बारी यू हो गया है, एक बारी ही हो जाएगा, एक बारी क्या हो गया है, आई है तो आई ही रह गया। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं इतना चीजें समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो थोड़ा सा फिर से चीजों को आप एलिमिनेट करिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये जो लेक्चर लिया जा रहा है थोड़ा सा वन शॉट है। वन शॉट होने का मतलब कि आपने कोई चीज है कि जैसे मान लीजिए आप नरेशन ऑफलाइन में पढ़ रहे होते हैं, तो एक ही चीज को या एक ही कंसेप्ट को शायद आप 10 दिन पढ़ते हैं, और एक ही वीडियो में आप सोचेंगे कि वो वाली जो कंटेंट की क्वालिटी है और इस वाले कंटेंट की क्वालिटी में थोड़ा सा चीजें डिफर करती हैं। डिफर करने का मतलब यह है कि अगर थोड़ी सी चीजों को स्पीड अप करके नहीं किया जाएगा तो शायद एक वीडियो में कवर करना जो है संभव नहीं है। ठीक है ना। तो करते हैं संभव से काम को संभव, और आ जाते हैं जो रूल नंबर दूसरा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रोनाउंस इन द सेकेंड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच। वही चीजें हैं, बार बार पढ़ने का मतलब नहीं है, आप लोग उसको स्क्रीन पर देखकर पढ़ते रहिए। लिखा गया है कि प्रोनाउन जो कि सेकंड पर्सन में हो वो चेंज होगा किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने, आई सेड टू यू यू आर ऑनेस्ट। ठीक है जी। यू बदलेगा किसके अनुसार, अब यू बदलेगा यहाँ पर, हाँ यू बदलेगा यहाँ पर यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यह जो यू है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यहाँ वाला जो यू है वो क्या है, चेंज करना है आपको। यहाँ पर देखिए आई सेड को किस में कन्वर्ट कर देना है आपने, टोल्ड में। यहाँ पर यू जो लिखा हुआ है यह क्या हो जाएगा, यू के अनुसार यू बदलेगा तो यू ही तो होगा, यू हो गया। कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे मैंने क्या लगाया, दैट लगा दिया। ठीक है। तो आई टोल्ड यू, अब यहाँ पर देखो आई सेड यू को मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है, आई टोल्ड यू, उसके बाद दैट यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यू बदलेगा यू के अनुसार, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यू, और यहाँ वर ऑनेस्ट। ठीक है ना, यू वर ऑनेस्ट। क्योंकि ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए आप प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं तो प्रोनाउन चेंज के साथ साथ में आपको एक चीज और चेंज करना है, उसका नाम है टेंस। तो टेंस भी तो चेंज करना पड़ेगा। यानी आपने अगर यहाँ से यू को चेंज कर लिया यू के अनुसार और यहाँ पर लिख दिया क्या है, यू है, तो यहाँ जो आर लिखा हुआ है इस आर को भी तो चेंज करना है, और किस में करना है, वर में चेंज करना है। तो आपने आर को क्या बना दिया, वर बना दिया, कहानी खत्म है। अब यहाँ देखिए आई सेड टू हिम यू आर ऑनेस्ट। ठीक है जी। आई को मैंने बदल दिया, सेड को टोल्ड, हिम रहेगा। हाँ कुछ लोग ध्यान देते हैं, आई सेड को टोल्ड कर देते हैं तो ये वाला जो टू है ना ये भी लिख देते हैं, क्योंकि आपको ये टू नहीं लिखना है। तो आई टोल्ड हिम दैट ही वाज ऑनेस्ट। ठीक है, कहानी खत्म। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ही सेड टू मी यू आर ऑनेस्ट। ठीक है, यानी यहाँ पर इसको भी समझ लेते हैं। तो ही को ही हो गया, सेड को टोल्ड हो गया, मी को मी, दैट। यहाँ पर जो आई यू है ये बदला मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। चलिए पीछे देखते हैं थोड़ा सा, एक बार ही समझते हैं किसको किसको बदलना था। आई को बदलना है, हाँ किसको बदलना है, यू को बदलना है, किसके अनुसार बदलना है, मी के अनुसार। यू को बदलना है आपको मी के अनुसार। ठीक है, देखिए यू है आपका यहाँ पर, इसको कन्वर्ट करना है किसके अनुसार, मी के अनुसार। ठीक है, तो मी के अनुसार जब यू को कन्वर्ट करेंगे तो यू देखिए कौन से केस में है, ये ध्यान दीजिए, ये नॉमिनेटिव केस में है। और मी का नॉमिनेटिव केस अगर यहाँ देखा जाए तो क्या होता है, आई होता है। तो मी का नॉमिनेटिव केस आई ही यूज करेंगे हम इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही टोल्ड दैट
और यहाँ क्या बनेगा, आई हो जाएगा, वॉज ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से जो दूसरा नियम था कहानी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं अगले स्टेप पर, और यह स्टेप क्या दिख रहा है आपको, रूल नंबर 3 दिख रहा है। रूल नंबर 3 के केस में अगर आप देखें और समझने का प्रयास करें तो लिखा हुआ है कि प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन अनचेंज्ड। सही है जी, यानी इस केस में थर्ड पर्सन के केस में जो रिपोर्टेड स्पीच का जो चेंजेस होते हैं, जो टेंस होते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोनाउन होते हैं, वो क्या होते हैं, हमेशा हमेशा अनचेंज रहते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट। डायरेक्ट में देखिए लिखा हुआ है आई सेड टू हिम ही इज अ फूल। ठीक है, यहाँ पर देखिए ही जो लगा हुआ है वो कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और कुल बात यही की है कि थर्ड पर्सन जो होगा चेंज नहीं होगा, यानी आई सेड को मैंने टोल्ड कर दिया, हिम को हिम कर दिया, दैट, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पर जो ही है, ही को मैंने ही रख दिया, वाज अ फूल, यानी जो इज था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाज में कन्वर्ट हो गया। यानी कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ सकते हैं कि टेंस में परिवर्तन हुआ है अभी भी, तो टेंस में परिवर्तन होगा। टेंस के परिवर्तन में और प्रोनाउन के परिवर्तन में आपस में एक दूसरे में कोई कनेक्शन नहीं है कि ये होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। उसको जहां होना है वो होगा, इसको जहां होना है ये होगा, जैसे नहीं होना रहेगा तो नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आगे देखिए लिखा हुआ है कि यू सेड टू मी ही इज अ फूल। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हुआ, यू सेड टू मी ही इज अ फूल, आगे देखिए ही सेड टू यू ही इज अ फूल, यानी यहाँ पर सारा क्वेश्चन नहीं ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या है कि सब में वही किया गया, थर्ड पर्सन यूज किया गया है, और जब सब में थर्ड पर्सन यूज किया जाएगा तो किसी में भी आपको कहीं भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर कुछ भी रहे, देखिए आई है, यहाँ यू है, और यहाँ क्या है, ही है, लेकिन यहाँ के कंसेप्ट से आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई इसमें समझने और दुख तकलीफ वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर चीजों को अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझने का प्रयास करें, तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अदर चेंजेस होते हैं। अदर चेंजेस का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ चेंजेस नजर आते हैं हमें इसमें देखने पर, और वह चेंजेस क्या क्या हैं, जैसे देखिए अगर आपको डायरेक्ट में दिस दिया हुआ है तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय उसको क्या कर देना है, दैट कर देना है। अगर दिज दिया हुआ है तो उसको क्या कर देना है, दोज कर देना है। ठीक है जी, अगर इट है तो इट को इट ही रहने दीजिए, हियर है तो आप देयर कर सकते हैं, दस है तो वहां पर क्या कर सकते हैं, सो कर सकते हैं। नाउ का देन हो जाता है, जस्ट का भी देन हो जाता है, अगो का क्या हो जाता है, बिफोर हो जाता है, इधर का इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना, कम का यहाँ पर गो लिखा हुआ है, हेंस का देंस हो जाता है। ठीक है, एट का टिल देन, ठीक है, टुडे का दैट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, ऐसा करके लिखा जा सकता है। द यस्टरडे है तो द डे बिफोर। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या द प्रीवियस डे भी होता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो भी समझ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में टू नाइट लिखा हुआ है, नेक्स्ट डे लिखा हुआ और नेक्स्ट वीक और लास्ट नाइट। तो इन सब का भी परिवर्तन हम लोग ऐसे आराम से चीजों को समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। जिस भी पॉइंट पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर चीजें कुछ मिसिंग है, चाहे चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो विदाउट हेजिटेशन आप उस चीज को कोट करिएगा, उस चीज को कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है जी, चलिए यहाँ पर देखते हैं कन्वर्जन ऑफ असर्टिव सेंटेंस फ्रॉम द डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी अब जो है एक्चुअल में कहानी स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है वो समझिए। कहानी स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि अभी तक तो हम रूल पढ़ रहे थे कि कैसे कैसे चेंज होना है, यानी ये रूल हमने पढ़ लिया किसमें, टेंस में, रूल हमने पढ़ लिया किसमें, प्रोनाउन के लिए। अभी हम रूल पढ़ने वाले हैं, चाहे इसमें जो कन्वर्जन है वो चीजें कैसे होनी है वो समझिए। लिखा हुआ है कि द रिपोर्टिंग वर्ब सेड इज चेंज्ड इनटू टोल्ड। अगर कौन सा सेंटेंस रहा है, या ध्यान दीजिए, असर्टिव। अगर असर्टिव सेंटेंस है तो आपका जो सेड टू होता है वो चेंज हो जाता है किसमें, टोल्ड में, अथवा रिप्लाइड में भी चेंज किया जा सकता है,
और रिमार्क्ड या इन्फॉर्म्ड में भी। लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ाते और यही बताते हैं, इवन माई सेल्फ, ठीक है ना, यानी सभी लोग ऐसा ही कहते हैं, ऐसा ही बताते हैं कि यहाँ पर जो है सेड को आप टोल्ड में कर लो, आपका काम हो जाएगा। और यदि आप एग्जाम के टाइम पे देख रहे हो तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने के, कुछ एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप उतना सोचिए, समझिए, करिए, चीजें हो जाएंगी अपने आप से। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय द एन ऑब्जेक्ट इट्स इज नॉट चेंज, ठीक है ना। यानी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, फॉलो नहीं किया जाता है ऑब्जेक्ट के द्वारा तो वो क्या हो जाता है, अनचेंज, सॉरी वो चेंज नहीं होता, यानी अनचेंज ही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड एंड द कंजक्शन दैट, ठीक है ना, इज यूज्ड हियर, ठीक है। यानी यहाँ पर कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ पर यूज क्या किया जाता है, कंजक्शन दैट को यूज किया जाता है, ठीक है जी। चलिए आगे देखिए, लिखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। सी सेड आई शैल रीड नाउ, ठीक है। तो सी सेड में क्या हुआ, सी सेड को सी सेड रहने दिया जाए, दैट लगा दिया। सी क्या है, एक्चुअल में जो आई है वह किसके अनुसार चेंज होगा, सी के अनुसार। तो आई सी के अनुसार क्यों चेंज होगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है ना। अब ये जो है सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सब्जेक्ट के अनुसार जो है चेंज हो रहा है। सब्जेक्ट के अनुसार अगर चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के ही अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन जो होता है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है, तो सी हो जाएगा, ठीक है। विल का क्या मैंने बना दिया, शैल है तो शैल या विल रहेगा, तो विल का मैंने बना दिया वुड और रीड देन, ठीक है। यहाँ पर देखिए द बॉयज सेड वी मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। द बॉयज सेड दैट दे मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है ना। तो चीजें आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पर वी जो है वो क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या लिखा है, द बॉयज लिखा हुआ है, यानी एक से ज्यादा लोग हैं, उसके लिए आपका क्या यूज होता है, थर्ड पर्सन में दे यूज होता है। तो यहाँ मैंने लिख दिया क्या, दे, तो दे मस्ट वर्क हार्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि he said to me I saw मोहन yesterday, तो हो जाएगा he said to me का he told me, ठीक है। यहाँ पर इतना समझ गए होंगे कि he told me, उसके बाद में that। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आई होगा किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो ये भी क्या हो जाएगा, ही बदलेगा, तो ही हो जाएगा he had seen, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे लिखा हुआ है ना, यस्टरडे यानी क्या है, पास्ट में है। और सा जो है ये कौन सा टेंस है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, अर्थात यह पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट का कन्वर्जन हमेशा हमेशा किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में होता है। और पास्ट परफेक्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ही हैड सीन मोहन द प्रीवियस डे, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो यस्टरडे है, यस्टरडे को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, द प्रीवियस डे में। चलिए आगे समझते हैं। अगर आपका जो सेंटेंस है वो कैसा है, इंटरोगेटिव है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव रहेगा तो कैसे कन्वर्जन होना है वो समझिए। यानी सीधा सीधा सेड है अर्थात, या वहां पर क्या है, टोल्ड है, दोनों अगर सेंटेंस में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है तो आपको चेंज किस में करना है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, ठीक है ना। आस्क्ड में कन्वर्ट कर लीजिए या तो इंक्वायर्ड में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छे से सारी चीजें हो जाएंगी। आगे यहाँ पर देखिए लिखा है इफ द क्वेश्चन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एन इंटरोगेटिव वर्ड, ठीक है। यदि मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा है, इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इंटरोगेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने बगल में यहाँ पर मेंशन कर दिया है, हु, व्हेन, ठीक है ना, वेयर, हाउ, व्हाई एटसेट्रा। यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर जो होता है, इनको क्या कहा जाता है, इंटरोगेटिव वर्ड, WH टाइप वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, जो भी कहना चाहिए आप कह सकते हो। तो वहां पर क्या होता है, उस केस में आपको सेड को टोल्ड, सॉरी सेड या टोल्ड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको उस केस में करना क्या है, अगर व्हाट है तो व्हाट लिख दीजिए, व्हेन है तो व्हेन लिख दीजिए, वाई है तो वाई लिख दीजिए, वेयर है तो वेयर लिख दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द इंटरोगेटिव सेंटेंस इज यस नो आंसर टाइप, ठीक है। अब देखिए बहुत ज्यादा कहने की कोई जरूरत नहीं है,
यानी सिंपल सी बात यह है, यदि आपका सेंटेंस कैसा हो, यस नो टाइप हो। यस नो टाइप यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप होता है, एक WS टाइप होता है। तो अगर यस नो टाइप है यानी तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि विथ ऑक्सिलरी वर्ब एम आर वाज वर डू डिड हैव शैल एटसेट्रा देन इफ और वेदर इज यूज्ड एज अ कंजक्शन। ठीक है ना, यानी यदि आपका जो सेंटेंस है तो सेंटेंस में क्या करना है हमें, अगर मान लीजिए जैसे मैंने कहा कि डू यू टेक, तो डू बोले तो क्या होता है, आपने कह सकते हैं ना कि डू यू टेक कहने का मतलब क्या किया, सेंटेंस जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस में आपको कंजक्शन के जगह पर दैट का यूज नहीं करना है, आपको सिंपली यूज करना है किसका, इफ या वेदर का। तो आप इंट्रोगेटिव में दिमाग में बिठा के रखिए कि इंट्रोगेटिव में जो सेड है उसको हमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल लेना है दोनों केस में, यानी वो WS टाइप हो चाहे यस नो टाइप हो। उसके बाद में जो कामा इनोडेड कामा के जगह पे यूज किया जाता है, पहला केस इसमें यस नो टाइप में, यस नो टाइप में कौन सा चीज यूज किया जाता है, उसका नाम होता है इफ या वेदर। और वहीं पर यदि सेंटेंस WS टाइप के कैटेगरी का है तो वहां पर यूज किया जाता है सीधा सीधा वो क्वेश्चन वर्ड ही, जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया रहे उस सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बड़े अच्छे होंगे आप लोग। अभी तक पढ़ते पढ़ते समय में काफी ज्यादा टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे, और इसी धैर्य को बनाए रखिए और थकना नहीं है, रुकना नहीं है, बिना थके बिना रुके थोड़ी देर और पढ़िए, चीजों को और बेहतर से समझिए, और परीक्षा में आपका यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट होना एकदम कंफर्म रहता है। 10th में पढ़ रहे हो तो 10th के बोर्ड के एग्जाम में तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, बिना यहाँ से आए ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना आए। यहाँ पर देखते हैं अगला पेज में जो कि लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डायरेक्ट में कि ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पर क्या वेयर आर यू गोइंग यानी WS टाइप का वर्ड दे दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो आपका क्या है, एस नो टाइप का वर्ड दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर आर यू। अब यहाँ पर ही सेड, ही को सेड को आस्क्ड में मी है। अब वेयर जो लिखा हुआ है कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे हम इफ या वेदर यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे वो शब्द ही यूज कर लिए वेयर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब क्या है कि आपके दिमाग में एक थॉट प्रोसेस बनाइए, और उस थॉट प्रोसेस में क्या होना चाहिए ना कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सेंटेंस इंटरोगेटिव में दिख रहा है इसको आप अफर्मेटिव सोच लीजिए, एकदम सोच लीजिए अफर्मेटिव। क्या सोचना, अफर्मेटिव आप सोचेंगे तो कैसा होगा, आर यू गोइंग का आप सोच पाए होंगे तो यू आर गोइंग ऐसा होगा ना, यू आर गोइंग। तो यू आर गोइंग में अब यू आर गोइंग को जैसे आप असर्टिव में कन्वर्ट करते थे, आप उसी तरह से कन्वर्ट कर लीजिए। यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई। आर बदलेगा क्या हो जाएगा, वॉज। गोइंग है तो गोइंग ही रह गया। हाँ, चीजें ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरह से लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए यहाँ पर चीजों को लिख दिया हूँ, यह अलग बात। यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया सारी चीजों को। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, ही आस्क्ड हर वेयर शी लिव्ड। इसमें भी ठीक है, इसको भी आप क्या समझ के रखिएगा, यानी अफर्मेटिव आप इसको दिमाग में सोच के रखिएगा। अफर्मेटिव सोचते जाएंगे इंट्रोगेटिव वाला आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आई सेड टू हर डू यू नो हाउ टू सिंग, यानी कह रहा है कि डू यू नो हाउ टू सिंग। देखिए आई सेड टू को मैंने कन्वर्ट कर दिया, आई आस्क्ड में हर है तो हर हो जाएगा, यानी सी है तो यहाँ हर था तो यहाँ हर हो गया। उसके बाद में यहाँ कामा इनवर्टेड कामा की जगह पर हमने लगा दिया क्या, इफ। यहाँ पर क्या है, सी, यानी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यू है तो यू कन्वर्ट हो जाएगा किसके अनुसार, हर के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी न्यू। यहाँ पर टेंस में भी चेंज होगा ना, टेंस में चेंज होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कन्वर्जन किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। और पास्ट इंडेफिनिट में जब चेंज करेंगे तो नो का क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हाउ टू सिंग। ठीक है ना, यानी जो चीजें लिखा हुआ। हाँ, कुछ लोग दिमाग लगाएंगे कि यहाँ वाला जो हाउ है इसको भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो यहाँ पर चीजें गलती हो जाएगी। तो आपको ऐसे गलती नहीं करना है और चीजों को समझते रहना है, एलिमिनेट करते रहना है सारी चीजों को, और सभी समस्याओं से आपको समाधान मिल जाएगा। अब बाकी बात करते हैं हम लोग सीधे सीधे कहाँ पर, कन्वर्जन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अभी कुछ असर्टिव
और इंटरोगेटिव, यही खत्म हुआ। अभी बाकी है इंपरेटिव। अब हम लोग इंपरेटिव पढ़ते हैं। इंपरेटिव पढ़ने की कैटेगरी में देखते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होता है, कमांड्स होता है, ठीक है ना। तो जो कमांड्स होते हैं, कमांड्स को हम लोग कैसे चीजें करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, वो थोड़ा सा समझते हैं। लिखा है कि इन इंपरेटिव सेंटेंस हैविंग कमांड्स, ठीक है, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू कमांडेड, ऑर्डर, टेल, अलाउ, रिक्वेस्ट एटसेट्रा, ठीक है ना। अब इसमें कई चीजें हैं, जैसे कमांड है तो कमांड में कमांडेड है, कमांडेड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कमांड दिया गया तो उसको कमांडेड कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर सकते हैं, यानी प्लीज दिया हुआ तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए किसी को ऑर्डर दिया जाता है तो ऑर्डर्ड लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें करना है। द इंपरेटिव मोड इज चेंज इनटू द इन्फिनेटिव मोड बाय पुटिंग टू बिफोर द वर्ब। यानी यहाँ पर देखो दो चीजें सिंपल से रखना दिमाग में कि जब हम इंपरेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सीधा सीधा काम यह होता है कि आपको जो चेंज करते हो, जैसे सेड है तो सेड को आपको चेंज कर देना है किसमें, यानी ऑर्डर दे रहा है, कमांड दे रहा है, यानी डिपेंड करेगा उस सेंटेंस के सेंस पर कि उस सेंटेंस का सेंस क्या निकल के आ रहा है। अगर उस सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस है तो आप कमांड नहीं यूज कर पाओगे, कमांड का यूज आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही अगर आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आपने प्लीज का यूज करना पड़ेगा, यानी वहां पर रिक्वेस्टेड का यूज करना पड़ेगा। तो यूज करना है किसके अकॉर्डिंग करना है, अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस के करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और यहाँ पर जैसे कामा इनोटेड कामा की जगह पर उसमें पहले में अफर्मेटिव रहा तो वहां पर हमने क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। इंटरोगेटिव हुआ तो इंटरोगेटिव में हमने शुरू में क्या लगा दिया, इफ या वेदर लगा दिया। इफ या वेदर के बाद में हमने क्वेश्चन वर्ड को ही यूज में ले लिया, ठीक है ना। तो ये चीजें होने के बाद में आपको और चीजें क्या समझना है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। लिखा है कि यहाँ पर नो कंजक्शन इज टू बी यूज्ड इन इंट्रोड्यूस टू द रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई भी कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल, जो कि सबसे बेहतर ऑप्शन है किसी भी चीज को समझने का और करने का। विदाउट एग्जाम्पल वी कांट एक्सप्लेन एनीथिंग एल्स, और आप कुछ भी समझ भी नहीं सकते हो शायद बेहतर तरीके से। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। लिखा हुआ कि ही सेड टू मी डू इट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, आप ध्यान से देख पा रहे होगे, तो यह जो सेंटेंस है पहला वाला ना, यूनिक लिख रहा। यूनिक दिखने का मतलब क्या है कि अभी मैं बोल रहा था कि आपको सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग चीजें यूज करनी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिख दिया कि ही सेड टू मी डू इट। उसने क्या कहा, उसने मुझसे कहा कि यह काम करो, यानी उसने उसके लिए पूछा। तो यहाँ पर सेड टू को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आस्क्ड में कर दिया, मी को मी रहने दिया, और कामा इनोटेड कामा की जगह पर अब हमें दैट या इफ या वेदर या पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं यूज करना है, उसका यूज करना है केवल केवल किसका, टू का। तभी तो बताया गया है कि यह इन्फिनेटिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इन्फिनेटिव मोड में कन्वर्ट किया जाता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा दिया जाता है तो क्या हो जाता है, इन्फिनेटिव चेंज हो जाता है। यहाँ पर देखिए, आई सेड टू माई सर्वेंट फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो, आई सेड टू माई सर्वेंट, सर्वेंट से आप शायद आग्रह नहीं करते हो, सर्वेंट से शायद आप रिक्वेस्ट नहीं करते हो, उसको आदेश देते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए आदेश की जब बात किया जाता है तो आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट टू फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है ना। यानी यहाँ पर सीधे सीधे क्या गया, आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, वहां पर समझ में आ गया। सेड टू को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, ऑर्डर्ड में। माई सर्वेंट हो गया। कामा इनवर्टेड कामा की जगह मैंने लगा दिया क्या, यहाँ पर टू लगा दिया। टू लगाने के बाद में जो से चीजें हैं उसी तरह से छाप दिया, कहानी खत्म, ठीक है जी। यहाँ पर देखिए, ही सेड टू मी प्लीज टेक योर बुक, ठीक है जी। ही रिक्वेस्टेड मी टू टेक माई बुक। अब यहाँ पर ध्यान देना कि प्लीज लगा हुआ है तो प्लीज को नहीं उतारना। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं इधर, ठीक है, रिक्वेस्टेड के बाद में फिर से प्लीज लगा देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। प्लीज को छेपना नहीं है, लगाना नहीं है, प्लीज को रिमूव कर देना है। तो ही सेड टू को, तो सेड को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर लिया, मी को मी रहने दिया, कामा इनवर्टेड कामा की जगह पे यहाँ पर टू लगा लिया, और यहाँ पर क्या है, टेक योर बुक है तो टेक योर कन्वर्ट हो जाएगा मी के अनुसार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, और लिखा जाएगा लास्ट में क्या, बुक, ठीक है। तो अभी तक
उम्मीद करता हूं कि चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चलिए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग अब पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव की ओर लगभग, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कैसे कन्वर्जन करना है। हमें लिखा हुआ है कि द चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड को किसमें कन्वर्ट कर देना, एक्सक्लेम्ड, विज्ड, प्रेड, अपोलाइज एटसेट्रा। ठीक है ना, यानी आपको कन्वर्ट करना है अलग अलग चीज में। अब डिपेंड करता है उस सेंटेंस के सेंस पर। फिर से मैं एक बात बोल रहा हूं, जैसे कि मैंने इंपरेटिव के केस में बताया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी बोल रहा हूँ कि आपको चीजें डिफर करती हैं, चाहे समझना पड़ेगा किसके अनुसार, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कहीं ऐसा आश्चर्य वाला भाव है तो एक्सक्लेम्ड लगेगा, कहीं इच्छा व्यक्ति विश किया जा रहा है तो वहां पर क्या विज्ड हो जाएगा, प्रार्थना आपके लिए किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रेड हो जाएगा, एटसेट्रा। यहाँ पर लिखा है इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेज वी यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज एज अ स्टेटमेंट। ठीक है ना, यानी इस प्रकार के सेंटेंस में, इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पर ही यूज कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए लिखा हुआ है कि जो इनडायरेक्ट स्पीच बिगिंस विद दैट एंड फुल स्टॉप इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सक्लेमेशन ऑफ द मार्क। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको एंड में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर इतना चीजें हो जाने के बाद में थोड़ा सा लास्ट पेज पर हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या है, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग हाउ डू यू डू। इसका हम लोग देखते हैं कैसे करना है चीजों को। ही विज्ड मी, अब आपको कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है तो आपसे वो आश्चर्य करवाने के लिए नहीं, आपसे प्रार्थना करने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि आपको वो विश कर रहा है, गुड मॉर्निंग ऐसा बोल रहा है। ठीक है जी, फिर से कैसे बोलो, गुड मॉर्निंग। अभी चल रही है नाइट, मैं रात को शूट कर रहा हूँ वीडियो, कोई इशू नहीं। ठीक है, ही विज्ड मी गुड मॉर्निंग एंड आस्क्ड। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ ना कि हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू का मतलब क्या, कैसे है, ये चीजें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एंड आस्क्ड हाउ आई डिड। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या है, आई सेड हाउ सैड ही इज। ठीक है ना, अब देखना ध्यान से तक, ये सेड है और ये क्या सैड है। सेड और सैड में डिफरेंस है, ये दुखी वाला है, ये कहने वाला है। ठीक है जी, चलिए आई एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी सैड। ठीक है ना, यानी यहाँ पर देखिए अगर दुख की बात है, यानी कहीं ना कहीं एक्सक्लेमेशन भाव को दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एक्सक्लेम्ड लग जाएगा, आई एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी सैड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। लिखा हुआ है ही सेड अलास हाउ फुलिश आप बीन। ठीक है, एलास का मतलब क्या होता है, या दुख के लिए कहीं ना कहीं इस चीजों को प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसा चीजें होता है, आह भरते हुए कोई चीजें कहा जाता है, पछतावा के साथ कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप लेकर एक बक्सा, एक पेटी पैसा लेके जा रहे हो, आपका पैसा रास्ते में खो गया, तो आप कहोगे कितना पागल था मैं, आज के जमाना में कौन ही बैग में, कौन ही बॉक्स में पैसा लेके जाता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप को कोसा जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने आप के बारे में अभिव्यक्ति जाहिर की जा रही है कि कितना गलत था या कितना मैं पागल था। देखिए ही कंफ्यूज्ड, ठीक है ना, सॉरी कन्फेस्ड, ही कन्फेस्ड विद रिग्रेट, यानी उस चीजों को बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, विद रिग्रेट यानी पछतावे के साथ, दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। ठीक है, ये तो सारा जो चेंज है वो सिंपल है और एज पर लास्ट टाइम ही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि पूरा का पूरा जो है मैंने नरेशन का कहानी है, सॉरी हाँ, नरेशन की जो कहानी है वो खत्म कर लिया है। कहानी खत्म करने का मतलब क्या है कि जो भी चीजें इसमें लिया गया है थोड़ा सा क्विक तरीके से लिया गया है। क्विक तरीके का मतलब क्या है कि मैंने ज़्यादा समय न लेते हुए जल्दी जल्दी चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास किया है। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आप लोग लिखे हुए देख सकते हो, और ये क्या लिखा हुआ है, वन शॉट। वन शॉट का मतलब कि जो चीज़ें कई दिन में पढ़ते हो, आपको उसी में कुछ घंटों में, कुछ ही मिनटों में उस चीज़ों को पढ़ना होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें डिफर क्रिएट करेंगी, चीज़ों में डिफरेंस क्रिएट होगा। तो आगे आप लोग पूरा का पूरा कहानी देख सकते हैं। कल
जिसका जिसका भी एग्जाम होगा आप एग्जाम दीजिए और बेहतर तरीके से आप पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।